साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके परिवार पीडब्ल्यू पर खूब सारा वेलकम। कैसे हैं आप? मेरा नाम तो लिखा है, जानते भी होंगे, और उम्मीद है आप बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे। मैं और मेरी आवाज़ आप लोगों को सारा कुछ बहुत भयंकर ढंग से अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। हाँ, बात ये है कि देखो, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखना। आपके लिए खूब सारी मेहनत करी जा रही है, और इस पूरे वीडियो के, इस पूरे लेक्चर के जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, अरुण सर _ यूपी एग्जाम्स वाला। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको कोई डाउट भी आता है तो आप वो इसी चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं डाउट सेक्शन में, या फिर कमेंट करने का जो ऑप्शन मिलेगा उसमें आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। कभी भी उसमें लिख देना। आपके डाउट अगर जेन्युइन होंगे तो लिए जाएंगे जरूर, है ना। और एक वे होगा, एक लहजा होगा, तभी आप लोगों के डाउट सॉल्व किए जाएंगे। चलो, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने का प्रमाण निम्न में से कौन से साक्ष्य में प्राप्त होता है? ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने संबंधी साक्ष्य कहां पर प्राप्त होता है? देखो दोस्त, ये जो है आपका प्रयाग अभिलेख, इसका संबंध तो अशोक से है और आपका समुद्रगुप्त से है, समुद्रगुप्त से है ना। प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, हरिसिंह ने इसको करवाया था, वो समुद्रगुप्त वाला, है ना। अब यहां पर बात आती है कि अयोध्या और महाभाष्य, तो एक और दो दोनों सही हैं, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग का जो राजपुरोहित था उसका नाम था पतंजलि, और पतंजलि ने पहली बार इतिहास में अगर हम बात करें तो पतंजलि ने पहली बार और अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और अगर हम इतिहास में शासक की बात करें, किसने सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, तो वो आपका पुष्यमित्र शुंग ही कहलाएगा। कई जगह तो ये भी लिखा हुआ है कि पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 स्तूपों का नाश कर दिया था। लेकिन कई साक्ष्य ये कहते हैं कि सांची का स्तूप, जिसको कि अशोक ने बनवाया था, सांची के स्तूप की रेलिंग का निर्माण, या फिर हम कहें रिकंस्ट्रक्शन या फिर सौंदर्यीकरण, उसको ठीक ठाक से अच्छे से लकड़ी की रेलिंग बनवा दी थी। वेदिका कहते हैं उसको, सांची के स्तूप के आसपास। कई कहानियां होती हैं, कई सिगूफे होते हैं। तो इतिहास में क्या लिखा है, दोनों ही चीजें मैंने आपको बता दी हैं। बोगस कोई अभिलेख में प्राप्त इंद्रमित्र, वरुण और नासत्य, देवताओं में से नासत्य का संबंध किससे है? जैसा कि आप जानते हैं, बोगस कोई अभिलेख सबसे प्राचीनतम अभिलेख है, सबसे प्राचीन अभिलेख है, और यही साक्ष्य हमको मिलता है कि इंद्रमित्र, वरुण और नासत्य सभी देवताओं का जो वर्णन है वो सबसे पहले इसी अभिलेख में था। और जो नासत्य देवता है उसका उल्लेख मिलता है हमें अश्वनी कुमार से। अश्वनी कुमार के साथ हमें इसका उल्लेख मिलता है। क्लियर है? ये बात आपको याद रखनी है। अश्वनी कुमार के साथ हमें इसका संबंध मिलता है, कनेक्शन मिल जाता है कि अश्वनी कुमार ये हैं ये। और यही चार देवता आपके ऋग्वेद में मिलते हैं। तभी तो पता लगता है कि बोगज कोई अभिलेख वाले और ऋग्वेद वाले व्यक्ति एक ही थे। तभी तो कहते हैं कि ये सभी लोग आर्य थे। फिर अंदाजा लगाया जाता, सिकंदर के साथ निम्न में से कौन यूनानी लेखक नहीं आया? सिकंदर के साथ निम्नलिखित में से कौन सा यूनानी लेखक नहीं आया? कमेंट कर सकते हैं आप, आराम से देखते रहेंगे। कमेंट कर करके आप जो भी चाहेंगे वो हो जाएगा। कह रहा है आपसे, सिकंदर के साथ निम्नलिखित में से कौन सा यूनानी लेखक नहीं आया था? निर्याकस, अरिस्टोबुलस, डायनोसोस। ठीक है, तो कौन सा लेखक नहीं आया था? अगर ऐसा आपसे पूछे सवाल तो आप क्या कहेंगे कि देखो, अरिस्टोबुलस तो इसका प्रमुख इतिहासकार था, अरिस्टोबुलस इसका इतिहासकार था,
कौन सा इतिहासकार सिकंदर के साथ नहीं आया था? निर्याकस, अरिस्टोबुलस, आनासिक्रेटस, डायनोसियस। ये आपको याद रखना चाहिए। ये बिंबिसार के दरबार में आया था, ये अलग था। मिस्र का टालमी फिलाडेल्फियस द्वितीय ऐसे करके था, उसका था ये। डी विकल्प सही है। अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज निम्न में से किसने कहा, किसे कहा गया है? अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्री। अच्छा, ये दो क्वेश्चन हैं, अलग अलग हैं दोनों क्वेश्चन, बताओ जल्दी से। अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्री निम्न में से किसे कहा गया है? कंग्यूर, सीक्यो की, सीयू की, उपरोक्त सभी। बताओ। ठीक है, सभी विकल्पों में से सबसे बेहतर विकल्प है आपका सीयू की का। वैसे अगर हम ऑनेस्टली अगर बात करें तो तीनों विकल्प नहीं मिलते, उपरोक्त सभी तो नहीं होगा, लेकिन सीयू की सही है। अब ये अगला क्वेश्चन यहां पर आपको डाल लेना चाहिए और कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है? खारवेल, हाथी गुम्फा अभिलेख, समुद्रगुप्त आपका एहोल अभिलेख, राजा भोज अयोध्या, विजयसेन प्रयाग। सही सुमेलित तो यही है, हाथी गुम्फा अभिलेख आपका खारवेल का है। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? खारवेल का है। समुद्रगुप्त का थोड़ी है, पुलकेशिन द्वितीय का है एहोल अभिषेक, पुलकेशिन द्वितीय का। राजा भोज का नहीं है। अयोध्या स्तंभलेख इसका है ही नहीं, किसी और का है। ये आपके वही दोनों क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ये मैंने अभी आपको बता ही दिया, खारवेल का सही सुमेलित है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है ना। और यहां पर एक चीज याद रखनी है, रुद्रदामा का जूनागढ़ ये संस्कृत का पहला अभिलेख है। यहीं पर ये बात आपको याद रखनी है, रुद्रदामा का जूनागढ़ अभिलेख आपको पहले बार याद रखना है, इंपोर्टेंट है। ठीक है। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं निम्न में से किसके शासकों के द्वारा जारी की गई? ये सवाल इकट्ठा पूछा है तब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, अलग अलग पूछता तो कर देते। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं एवं सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किन शासकों ने जारी की? तो सर्वाधिक जारी करने वाले हैं, सर्वाधिक जारी करने वाले हैं गुप्त और सबसे शुद्ध हैं आपके कुषाण। याद रखना है, सर्वाधिक जारी करने वाले हैं गुप्त शासक और सबसे शुद्ध किसने जारी की है? कुषाण। विश्वसेन, विज्ञानेश्वर, अपरार्क जैसे टीकाकार किस स्मृति से जुड़े हुए हैं? विश्वसेन, ज्ञानेश्वर, अपरार्क जैसे टीकाकार किस स्मृति के साथ जुड़े हुए हैं? बताओ। विश्वसेन, विज्ञानेश्वर किस स्मृति के साथ जुड़े हुए हैं? मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य, नारद, इनमें से सभी। तो किसके साथ? याज्ञवल्क्य स्मृति के साथ जुड़े हुए। किस सन में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप ने सफलता प्राप्त की? यहां आपको दो सवाल देखने को मिल जाएंगे। पहला प्रश्न में ही छुपा हुआ है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? खोज तो की थी टील पैंथर ने, लेकिन अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। पहला सवाल ये हो जाएगा। दूसरा इसका उत्तर होगा वो हो जाएगा, तो वो कौन सा है? 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ा गया था। सबसे पुराने अभिलेख कहां से प्राप्त होते हैं? पंचकमार्क, अशोक के, हड़प्पा, सातवाहन। मतलब कह रहा है कि सबसे पुराने अभिलेख कौन से हैं? ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड ऑन। पंचमार्क तो एक प्रकार के सिक्के होते थे, पंचमार्क तो एक प्रकार के सिक्के होते थे। है ना, पंचमार्क एक प्रकार के सिक्के होते थे, ये वाली बात आपको याद रखनी है। तो ये सबसे पुराने अभिलेख यही हैं आपके पंचमार्क वाले। कौन से? पंचमार्क वाले।
कार्पस इनक्रिप्शंस इंडिकेरम नामक ग्रंथ में संकलन प्रकाशित किया गया। देखो, कार्पस इनक्रिप्शंस इंडिकेरम सिक्कों पर, अधिकांश मृत भांडों पर, अधिकांश अभिलेखों पर, प्राचीन साहित्यों पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। कार्पस इंस्क्रिप्शंस इंडिकेरम नामक ग्रंथ में संकलन प्रकाशित किया गया है सिक्कों का, अधिकांश मृत भांडों का, अधिकांश अभिलेखों का, प्राचीन साहित्यों का। बताओ। तो अधिकांश अभिलेखों का, इंस्क्रिप्शंस, और इंस्क्रिप्शंस का मतलब ही अपने आप में क्या होता है? अभिलेख होता है। आरंभिक अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुए? पाली, संस्कृत, प्राकृत, तमिल। आरंभिक अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुए? पाली, संस्कृत, प्राकृत, तमिल। सब जानते हैं सबसे पुरानी भाषा कौन सी है जिससे बहुत सारी भाषाएं बन बन के निकली हैं? तो आपको याद रखना है, प्राचीन वाले जो अभिलेख हुआ करते थे वो प्राकृत भाषा में मिलते थे। प्राकृत आम जनमानस की भाषा होती थी, आम बोलचाल की जो भाषा होती थी उसको कहते थे प्राकृत। संस्कृत का आगमन उसके बाद हुआ है, तो प्राचीन भारत में बोली जाती थी वो। अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग कहाँ से प्रारंभ हुआ है? अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ है? ईसा पूर्व 5वीं सदी, 4वीं सदी, 2री सदी, 6ठी सदी। बताओ। 5th सेंचुरी बीसी, 4th सेंचुरी, 2nd सेंचुरी, 6th सेंचुरी बीसी। तो 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास से अभिलेखों में संस्कृत का प्रयोग होना शुरू हो गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही उत्तर का चयन करें। कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। सराय नहर राय से युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। मध्यपाषाण युग में गुफा चित्रों में हिरण की आकृति सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। सराय नाहर राय से युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मध्यपाषाण युग में गुफा चित्रों में हिरण की आकृति सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। कौन सा सही है? 1 और 2। देखो, ये तो हिरण की आकृति सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, इसका तो आप ऐसे पता कर सकते हो कि भैया भीमबेटका की जो मध्य प्रदेश में गुफाएं हैं, सबसे प्राचीन गुफाएं, तो उसमें शिकार के चित्र मिले हैं। किसके? शिकार के चित्र मिले हैं। अब आगे आगे शिकार है, आगे आगे शिकार है और पीछे पीछे मानव है, लेकिन हिरण की आकृति मिली हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो तीसरा गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। बच्चा कौन सा? 1 और 2 सही है। सराय नाहर राय से युद्ध के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहला तो सही है, कपास की खेती वाला। ठीक है। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहां से मिले हैं? बताओ। गर्त, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहां से मिले हैं? गुफ्फरकाल, महागढ़, कुचई, बुर्जहोम। ये तो सुना होगा आपने, गुफ्फरकाल, कंकाल की गुफाएं। बुर्जहोम सुना होगा आपने, बुर्जखोम जम्मू कश्मीर में है। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में है। नहीं समझे? तो ये दोनों सही हैं, बुर्जहोम और गुफ्फरकाल। 1 और 2, और 1 और 2 इसमें है ही नहीं, किसको करेंगे फिर? तो बुर्जहोम तो 100% सही है, ये वाला तो बिल्कुल सही है। तो 1 और 4, क्योंकि विकल्पों में 2 होना चाहिए, 1 और 2 होना चाहिए, तो यहां पर आपको याद रखना है। एक और 2 ही सही है इसका। यहां से तो चावल के साक्ष्य मिले उत्तर प्रदेश में, ये नवपाषाण कालीन। निम्न में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? मतलब अगर हम प्राचीन काल के भारत के स्रोत जानना चाहें कि कौन से स्रोत जरूरी हैं जिनसे कि हमें प्राचीन काल के भारत की जानकारी मिल जाए, तो उसमें जीवाश्म भी है, मृद भांड भी है, हाथ की कुल्हाड़ियां भी हैं, अस्थि अवशेष भी हैं, मतलब सबका प्रयोग करके हम कर सकते हैं। C14 कार्बन रेडियो डेटिंग,
C14 कार्बन रेडियो डेटिंग का प्रयोग करके हम पता कर सकते हैं कि कब कौन सा काल का अवशेष है C14, जिसको रेडियो कार्बन डेटिंग के नाम से भी जाना जाता है, वो प्रॉपर पता किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक पुरावशेषों के काल निर्धारण में कौन सी विधि सहायक है? कह रहा है कि अगर हम ऐतिहासिक चीजों का आयु निर्धारण करना चाहें तो कौन सी विधि सहायक रहती है? वृक्ष वलय विश्लेषण, जैसे मान लो कोई वृक्ष है तो इसका वलय काटो ऐसे, तो ये आपको पता लगता रहेगा। उसकी वलय काटने के बाद पता लगेगा कि कितनी वलय हैं, आयु का पता लग जाता है इससे। C14 कार्बन रेडियो डेटिंग अभी बताया था मैंने आपको, सभी का प्रयोग कर सकते हैं, सभी का प्रयोग कर सकते हैं, आर्गन का भी, कार्बन रेडियो डेटिंग और वृक्ष वलय, ये अंग्रेजी है उसका। महाभारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महाभारत 18 पर्वों में बटा है, इसका संकलन महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा किया गया था। कर दोगे तो आसान है, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट करके। महाभारत का संकलन महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। तो ये याज्ञवल्क्य ने नहीं किया, ये वेद व्यास ने किया है, और पहला सही है, पहला सही है, तो केवल एक सही है, ये अंग्रेजी है। भारत के प्राचीनतम सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। आहत सिक्के की प्राप्ति ईसा पूर्व 7वीं सदी से है। आहत सिक्के की प्राप्ति ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में हुई थी। अंग्रेजी वाले अंग्रेजी देख लो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ओल्डेस्ट कॉइन इन इंडिया। द ओल्डेस्ट कॉइन ऑफ इंडिया आर कॉल्ड द पंचमार्क। सही है बिल्कुल पहला तो, है ना। और दूसरा कह रहा है आपसे हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द 7th सेंचुरी BC। तो बेटा 6 में हुए हैं, तो केवल एक सही है, दूसरा सही नहीं है। जो पंचमार्क सिक्के हैं हमें किस अवस्था के मिले हैं पहली बार, तो वह हमें 6 BC के आसपास के पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सी पंक्तियां गलत सुमेलित हैं? कह रहा है आपसे गिरनार अभिलेख रुद्रदामन, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन, ये सही है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त, ये भी सही है। तो तीसरा, केवल 3 पंक्ति, कितनी पंक्तियां गलत सुमेलित है? केवल एक पंक्ति गलत सुमेलित है। देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। 3 लाइन दी हैं, 3 लाइन दी हैं, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो वहां पर कह रहा है कि कौन सी जो लाइन है, कौन सी जो पंक्ति है वो गलत सुमेलित है। तो गिरनार अभिलेख रुद्रदामन का नहीं है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। कौन सा है? रुद्रदामा का जूनागढ़ अभिलेख है, गिरनार अभिलेख नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो याद रखना है आपको एक ही पंक्ति। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्राह्मी लिपि को बाईं से दाईं लिखा जाता है, सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसिप को, सही है। खरोष्ठी लिपि का जन्म अरमाइक लिपि से माना जाता है, दाएं से बाएं लिखा जाता है। बता दो कौन सा सही है, बताओ कौन सा सही है। खरोष्ठी लिपि का जन्म अरमाइक लिपि से माना जाता है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। क्या ये सही दिख रहा है आपको सेंटेंस? ये जो पूरा सेंटेंस है, क्या ये सही है ना? सही है बिल्कुल, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही हैं। ये वाला कई बार पूछा गया है, लेफ्ट टू राइट और ये राइट टू लेफ्ट, है ना। अभी हम जो हिंदी लिखते हैं, ये नीचे दिए गए कूट पर विचार करें तो ये हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं।
तो ऊपर वाला तो हमारे हिंदी के समान है देवनागरी लिपि के, लेकिन ये पूछ लेता है अशोक के अभिलेखों की कौन सी लिपि ऐसी थी जो कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों की कौन सी लिपि है जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाए, ये पूछ लेता, कई बार पूछ लेता इस तरह से। निम्नलिखित सूचना पर विचार करें, कौन सी पंक्तियां सही सुमेलित हैं। कितनी पंक्तियां सही सुमेलित हैं? कह रहा आपसे बिलसड़ अभिलेख कुमारगुप्त, भीतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त, बिहार स्तंभलेख बुद्धगुप्त, एरण स्तंभलेख भानुगुप्त। पंक्ति कितनी सही सुमेलित है? सही सुमेलित हैं बिलसड़ अभिलेख कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभलेख, बिहार स्तंभलेख बुद्धगुप्त, भानुगुप्त, एरण स्तंभलेख। बताओ। तो ये जो आपका है, तीन पंक्तियां बिल्कुल सही सुमेलित हैं, ये गलत है। बिहार स्तंभलेख पुरुगुप्त का है, पुरुगुप्त का है, न कि आपका बुद्धगुप्त का। तो बिलसड़ अभिलेख कुमारगुप्त का है, भीतरी स्तंभलेख आपका स्कंदगुप्त का है, और एरण आपका भानुगुप्त का है। सबसे जरूरी है आपका स्कंदगुप्त का भीतरी। इसी स्तंभलेख में हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। हूणों के आक्रमण की जानकारी किसमें मिलती है? आपके भीतरी स्तंभलेख में। निम्नलिखित सूचना पर विचार करें। बिलसड़ स्तंभलेख एटा से मिला है, भीतरी आपका गाजीपुर से, बिहार आपका बिहार शरीफ से, तालगुंडा अभिलेख मैसूर से। कितनी पंक्तियां सही सुमेलित है? फिर पूछ रहा है लाइन कितनी सही सुमेलित है। सही सुमेलित पंक्तियां हैं, बिलसड़ स्तंभलेख एटा से मिला है, भीतरी स्तंभलेख गाजीपुर से मिला है, बिहार स्तंभलेख बिहार शरीफ से, तालगुंडा स्तंभलेख मैसूर से मिला है। तालगुंडा स्तंभलेख मैसूर से मिला है। तो बेटा भीतरी बिहार और बिलसड़ तीनों सही हैं। भीतरी बिहार और बिलसड़ तीनों सही हैं। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। ये तालगुंडा आपके शिमोगा जिले से मिला है, कर्नाटक में। ये कर्नाटक के शिमोगा जिले से मिला है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये हो जाएगा आपका तीन पंक्ति सही है, केवल तीन पंक्तियां सही हैं। तीन पंक्ति सही है, तीन लाइन सही है आपकी, पहली दूसरी और तीसरी तीनों सही हैं। अगला है, अगला आपसे कह रहा है कि ये जो स्तंभ लेख हैं आपके, जो ये जो पूरा का पूरा टॉपिक था ना आपका, स्तंभ लेखों से ही संबंधित था। ठीक है, तो ये छोटा सा सेशन रहा है आपका, जिसमें कि आपको स्तंभ लेखों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। और प्रश्नों की तादाद कम थी, लेकिन बेहतरीन सवाल थे सारे के सारे। इसको पूरा देखिएगा, कोई दिक्कत या परेशानी आई तो ज़रूर बात करेंगे। अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। और सबसे अंत में मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको कोई डाउट दिक्कत आता है, परेशानी होती है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर देना मुझे। इसकी पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिलेगी, अरुण सर अंडरस्कोर यूपी एग्जाम्स वाला। आपको इसकी पीडीएफ भी वहीं पर मिल जाएगी। तो आप बस बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू सो मच, खूब सारा शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।